नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर में दम है में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज हम आपको दिखाएंगे पूरे साल की वो वारदातें जिन्होंने 2023 को झकझोर कर रख दिया। वो खुलासे करेंगे जिन्होंने सत्ता में भूचाल ला दिया। दिखाएंगे वो खबरें जिनकी पूरे साल सबसे ज्यादा चर्चा रही। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खबर में दम है ईयर एंडर स्पेशल। दो 2023 की दहशतजदा वो वारदात थी कुलदीप जघीना हत्याकांड। राजस्थान में 2023 में हुआ सबसे बड़ा गैंग वॉर। पुलिस की अभिरक्षा में दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आज भी मौके पर मौजूद लोगों के कानों में गूंजती होंगी, और वो भी लाइव तस्वीरों के साथ। रिपोर्ट देखिए। ये राजस्थान में कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, ना ही बीच सड़क कोई लाइव शो चल रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं प्रदेश के सबसे बड़े गैंग वॉर की। हॉलीवुड फिल्मों की तरह ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर बस के अंदर पुलिस की अभिरक्षा में ही गैंगस्टर कुलदीप जघीना को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। किसी भी पुलिसकर्मी की बंदूक काम नहीं आई, लेकिन टोल प्लाजा पर गैंगस्टरों की रिवॉल्वर की तड़तड़ाहट जरूर सुनाई दे गई। गोलियों की ऐसी तड़तड़ाहट जिसकी आवाज कई दिनों तक प्रशासन के कानों में गूंजी। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जघीना की 12 जुलाई 2023 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस गैंगस्टर कुलदीप और उसके साथी विजयपाल को जयपुर जेल से भरतपुर के कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। तभी गैंग वॉर में कुछ गैंगस्टर्स ने बस में घुसकर फायरिंग कर दी। कुलदीप जघीना की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल कृपाल जघीना और कुलदीप जघीना के बीच जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कृपाल सिंह जघीना की हत्या कर दी गई थी। उसका बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसकी गूंज राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सुनाई दी थी। हालांकि इस गैंग वॉर में पिछले 2 साल में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी जारी है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लगातार हो रही हत्याओं का सिलसिला नहीं थमा है। और अब बात उस दहशत भरी वारदात से जिसने न केवल राजस्थान को बल्कि राजस्थान की सियासत को भी हिला कर रख दिया। गोगामेडी हत्याकांड। दिन दहाड़े एक ऐसी हत्या जिसकी लाइव तस्वीरें 2023 की सबसे खौफनाक थीं। यह रिपोर्ट देखिए। इसका जवाब बहुत करना मिलेगा पूरी राजस्थान को। नारेबाजी जम के यहाँ पे हो चुकी है। राजपूत जो समाज के लोग हैं, आक्रोश काफी में व्याप्त हो चुका है। आगजनी यहाँ पर कर दी है लोगों ने। ये प्रदेश की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। ये खौफनाक ही नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक वारदात है ये, जिसने न केवल राजस्थान को बल्कि राजस्थान की सियासत को भी हिलाकर रख दिया था। ये गोगामेडी हत्याकांड है। दिन दहाड़े एक ऐसी हत्या जिसकी लाइव तस्वीरें 2023 की सबसे खौफनाक सदा थी। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में ही हत्या कर दी गई थी। ये 2 लोग उन पर तब तक गोलियां बरसा रहे थे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोगों पर भी हत्यारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। सुखदेव सिंह जयपुर के श्याम नगर में अपने घर में थे। इसी दौरान कुछ बदमाश उनके घर आए और बातचीत करने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने गोगामेडी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने गोगामेडी को इतनी गोली मारी कि उनकी वहीं पर मौत हो गई।
इसके बाद राजस्थान के कुछ जिलों में काफी हंगामा हुआ। राजपूत समाज के लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, खातीपुरा के सुंदर नगर में शूटर रोहित राठौड़ के घर पर बुलडोजर चला दिया। वहीं गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए गोगामेडी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी, लेकिन इतनी बड़ी साजिश रचने वाले अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। ये मामला इतना बड़ा बन गया है जिसकी चर्चा थम ही नहीं रही है। इंसान कितना घिनौना हो सकता है, उसकी मानसिकता जानवरों से भी बदतर हो सकती है। वो नीचता की उस हद तक चला जाएगा जिसके बारे में सोचने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, भीलवाड़ा में 3 अगस्त 2000। देखिए, ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं, ये वही जल्लाद हैं जिन्होंने उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिला। क्यों किया आपने ये? क्यों किया? क्या मिला है बच्ची को मार के? आप गलती मान रहे हैं अपनी? आप गलती मान रहे हैं अपनी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना इनको कोई गलती का एहसास है। मासूम सी गुड़िया का अपहरण, फिर 3 बार गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात, फिर उसको जिंदा ही भट्टी में झोंक दिया। इतना ही नहीं, जिंदा जलाने के बाद उसकी अधजली लाश को फावड़े से काटा और नदी में ले जाकर फेंक दिया। सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल थर्रा जाता है, धड़कनें तेजी के साथ गुस्से में धड़क रही हैं। तो सोचिए उस मासूम पर क्या बीती होगी जिसने इन भेड़ियों की शक्ल में इंसानों के सितम को झेला होगा। उसकी एक एक चीख इन भेड़ियों से जान की भीख मांग रही होगी, लेकिन हैवानों ने उसके साथ गैंगरेप कर उसको जिंदा ही कोयले की भट्टी में जला दिया। इतना ही नहीं, उसकी लाश पूरी जल गई कि नहीं, ये जानने के लिए कोयले की भट्टी को ठंडा कर उसे निकाला और फिर फावड़े से लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिया। लेकिन रूह कपा देने वाली इस वारदात में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हैवानों के घर की महिलाओं ने भी उनका इस वारदात में साथ दिया था। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में बकरियां चराने गई नाबालिग बच्ची के साथ पहले तो गैंगरेप किया गया, फिर उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। यह वारदात 3 अगस्त 2023 को हुई थी, जिस पर जमकर सियासत भी हुई थी। वारदात के बाद राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। नाबालिग के साथ 2 भाइयों ने गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों की पत्नी ने भी उनका साथ दिया था और उसे जिंदा ही भट्टी में झोंक दिया था। हालांकि मौके से ग्रामीणों ने 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इसके बाद एक एक कर इस जघन्य वारदात में शामिल 9 आरोपी और 2 नाबालिगों को पुलिस ने डिटेन किया था। लेकिन किसी के चेहरे पर इतना गंभीर अपराध करने के बाद भी डर नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। 2023 की वारदात ने पूरे राज्य में सरकार की बड़ी किरकिरी करवाई थी। इस तरह बेखौफ होकर एक बच्ची के साथ दिन दहाड़े जो हुआ, उसने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इस वारदात का इतना प्रभाव था कि कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से ही मना कर दिया था। भीलवाड़ा को मिला ये सबसे गहरा जख्म कभी नहीं भर पाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं 2023 में राजस्थान में हुए सबसे बड़े घूस कांड के बारे में। सरकारी भवन में सरकारी अलमारी में रखी गई करोड़ों की रिश्वत ने तो मानो सियासत में हंगामा बरपा दिया था। और यह था सचिवालय के योजना भवन में सबसे बड़ा घूसकांड। 2023 का सबसे बड़ा घूसकांड का मास्टरमाइंड कौन था? सरकारी भवन की अलमारी में काला खजाना किसका था? इसका मालिक कौन था? इस रिपोर्ट में देखिए। ये खजाना मिला था जयपुर में सबसे बड़े सरकारी भवन में रखी गई सरकारी अलमारी में, जिसका कोई मालिक नहीं था। जिसका मालिक कौन है ये भी आज तक नहीं पता चल पाया है।
लेकिन इस खजाने ने अशोक गहलोत सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे। सीसीटीवी फुटेज से बैग रखने वाले आरोपी सरकारी कर्मचारी को पकड़ा गया था। करोड़ों की रिश्वत ने तो मानव सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया था। बीस मई 2023 को जयपुर में सचिवालय स्थित योजना भवन की अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो गोल्ड एक बैग से बरामद हुआ था। 21 मई को इस मामले को एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इसमें डाइट अधिकारी वेद प्रकाश पैसा रखते हुए दिखाई दे रहा था और 23 मई को एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। एसीबी ने वेद प्रकाश से कुछ दिनों तक पूछताछ की थी। एसीबी को वेद प्रकाश ने कुछ नहीं बताया था। इसके बाद एसीबी ने उसे जेल भेज दिया था, लेकिन इसके बाद आरोपी वेद प्रकाश जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। इसके बाद ईडी ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया और फिर इसमें शामिल अधिकारियों को एक के बाद एक नोटिस भेजने शुरू कर दिए। कई अधिकारियों के साथ ही कई नेताओं से भी इसके बारे में पूछताछ की गई। इस घटना की पूरी साल खूब चर्चा हुई, साथ ही जमकर सियासत भी की गई। इस मुद्दे की गूंज चुनाव में भी सुनाई दी और गहलोत सरकार की हार में ये मुद्दा भी सबसे बड़ा कारण बना। राजस्थान के इतिहास में ऐसा मामला पहली बार हुआ था जब किसी सरकारी संस्थान में इतनी ज्यादा नकदी पकड़ी गई हो। गोल्ड कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया? ईडी को कई सबूत मिले हैं जो एसीबी नहीं निकाल सकी है। जिम्मेदार लोग कहां इसका उपयोग करने वाले थे, इसका भी पता चल चुका है। वेद प्रकाश से मिली जानकारी के बाद से ईडी के रडार पर जिम्मेदार अधिकारी अभी भी है। इस घटना की चर्चा राजस्थान के साथ पूरे देश में हुई। विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को भुनाया। साल 2023 का ये मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़े मुद्दों में से एक था, जिसका जवाब सरकार से देते नहीं बन रहा था। और आइए बात करते हैं प्यार, बगावत और सरहद पार की। जी हां, 2023 में अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो राजस्थान की अंजू की चर्चा हुई, जो अपने प्यार के लिए सरहद पार पाकिस्तान चली गई। परिवार, बच्चों और पति को यहीं छोड़कर पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से वापस आई और अब अपने शौहर नसरुल्लाह को भारत लाने की तैयारी कर रही है। इनको अंजू कहे या फातिमा, इसमें हम खुद कंफ्यूज हैं, लेकिन देखकर आप पहचान तो गए ही होंगे। इनको अब किसी दूसरी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपने प्यार के लिए सरहद पार पाकिस्तान चली गई थी। सचिन और सीमा की कहानी के बाद अगर देश भर में कुछ चला था तो वो अंजू की प्रेम कहानी चर्चा का विषय थी। उसने अपने पति और बच्चों को छोड़कर अंजू पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में अपने प्रेमी के साथ निकाह भी कर लिया। इतना ही नहीं, अंजू नाम और धर्म बदल करके अंजू से फातिमा बन गई। बीस जुलाई 2023 में पाकिस्तानी फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने अपने घर पर बिना बताए 2 बच्चों और पति अरविंद को छोड़कर अंजू खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ऊपरी डीर जिले में गई थी। वहां जाकर उसने अपने फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद भारत की अंजू पाकिस्तान में जाकर के फातिमा बन गई थी। राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू को 15 साल की एक बेटी और 4 साल का एक बेटा है, जिसको छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई थी। पहले तो ये बताया गया था कि वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन उसने वहां अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम फातिमा रख लिया। और उसके बाद अंजू का नाम देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा में आ गया।
एक के बाद एक अंजू के कई वीडियो सामने आए। कभी निकाह, कभी पहाड़ों की सैर, कभी डिनर पार्टी, तो कभी मेहमानों के गिफ्ट की तस्वीरें खूब वायरल हुई। 4 महीने से ज्यादा समय तक पाकिस्तान में रही अंजू भारत में है और अब वो अपने शौहर नसरुल्लाह को भारत लाना चाहती हैं। पाक से लौटने के बाद से अपने पति से उसने मुलाकात नहीं की है। हालांकि पति से उनकी मोबाइल फोन पर बच्चों को लेकर की बात जरूर हुई है। वहीं अंजू का कहना है कि वो हरियाणा में ही अपना घर बनाएगी और अपने नए शौहर के साथ रहेगी। अंजू फिलहाल दिल्ली में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही हैं। पाकिस्तान से लौटी अंजू के लिए सोनीपत के अधिवक्ता जेके सरोहा कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से लौटकर आई अंजू से राजस्थान पुलिस भी सवाल जवाब कर चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में अगर किसी मुद्दे ने सरकार बदलने में या कहें कि रिवाज कायम रखने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई तो वो था पेपर लीक। जी हां, राजस्थान में पेपर लीक चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था और इतना बड़ा कांड इतने रहस्यमयी तरीके से अपनाया गया था कि आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और यह एक ऐसा मुद्दा था जो लाखों युवाओं को छूता था। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं के चलते प्रदेश की देश भर में चर्चा हो रही है। 2019 के बाद से 12 बार पेपर लीक की घटनाएं घटी है। राजस्थान में अगर किसी मुद्दे ने सरकार बदलने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई तो वो भी था पेपर लीक। राजस्थान में पेपर लीक चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। आरपीएससी की ओर से दिसंबर 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें अलग अलग विषयों के 8 पेपर हुए और 3 पेपर सामान्य ज्ञान के हुए थे। एसओजी की जांच के बाद जीके के तीनों पेपर आउट पाए गए और इन तीनों पेपर को रद्द कर दिया गया था। सामान्य ज्ञान की ये परीक्षा 21, 22 और 24 दिसंबर को हुई थी। इन्हीं तीनों दिन दूसरी पारी में सब्जेक्ट के पेपर भी हुए थे और इन पेपरों को लीक कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी आरपीएससी का पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने। बाबूलाल कटारा ने पेपर को 1 करोड़ रुपए में बेचा था। पेपर लीक के इस मामले में पुलिस ने 60 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरपीएससी का पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, उसका भांजा विजय डामोर, ड्राइवर गोपाल सिंह, 1 लाख का इनामी पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका, सरकारी स्कूल का पूर्व वाइस प्रिंसिपल अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा, असिस्टेंट बैंक मैनेजर अनीता मीणा, पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण, भूपेंद्र की पत्नी, प्रेमिका, रिश्तेदार और दोस्तों सहित दर्जनों अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मामले की जांच ईडी कर रही है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने इसको लेकर के ताबड़तोड़ छापे मारे थे। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में कलाम कोचिंग सेंटर के संचालकों के ठिकानों पर भी बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें ईडी को पेपर लीक प्रकरण से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। आरोप है कि डोटासरा का बेटा कलाम कोचिंग सेंटर के संचालक मंडल में है। इस वजह से डोटासरा के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के कई ठिकानों पर कार्रवाई की थी। हुड्डा के सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेड़ी, सीए राजेंद्र गुप्ता और बिजनेस सहयोगी निधि शर्मा के घर पर भी ईडी की टीमें पहुंची थी। विधानसभा चुनाव में भी पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठा था। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी अपनी कई सभाओं में इसका जिक्र किया था। राजस्थान में जितनी बार
पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेपर लीक के चलते 19 फरवरी को जयपुर, अजमेर और कोटा में हुई सीएचओ की भर्ती परीक्षा को भी हाल ही में रद्द कर दिया गया। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर इसका पेपर लीक हो गया था। अब 3 मार्च 2024 को फिर से भर्ती परीक्षा होगी। फिलहाल प्रदेश की नई भजनलाल सरकार ने पेपर लीक को लेकर के हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और अब मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल से इसकी मॉनिटरिंग होगी। पेपर लीक और नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल होगा। और अब बात उस डायरी की जिसने राजस्थान की सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख दिया, जिसकी गूंज सिर्फ राजस्थान ही नहीं दिल्ली तक सुनाई दी थी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं लाल डायरी की, जिसे पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में रखा था। इस रिपोर्ट में देखिए। सदन में हंगामा हो रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा एक लाल रंग की डायरी लहरा रहे हैं और इस पर जोर शोर से भूचाल आया हुआ है। ये वही तस्वीर है जिसने अशोक गहलोत सरकार की हार की पहली कहानी लिखी गई थी। ये वही लाल डायरी है जिसने प्रदेश की राजनीति को ही नहीं, दिल्ली तक की कांग्रेस की राजनीति को हिला करके रख दिया था। राजेंद्र गुढ़ा ने मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सदन में लाल डायरी लहरा करके हलचल मचा दी थी। ये 2023 में राजनीति का सबसे बड़ा इतिहास लिखा गया था। इतना हंगामा कभी भी सदन में नहीं हुआ था जितना इस लाल डायरी को लेकर हुआ था। 24 जुलाई को गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर के सामने चले गए थे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की टेबल पर जाकर उनका माइक नीचे कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस विधायकों से उनकी धक्का मुक्की तक हुई थी। इस घटना पर गुढ़ा को पूरे सेशन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। गुढ़ा के साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर को भी सस्पेंड किया गया था। इसके बाद हर दिन सदन से लेकर बाहर सड़क तक बस गुढ़ा की लाल डायरी की चर्चा थी। बीजेपी ने तो लाल डायरी में तत्कालीन गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का हिसाब लिखे जाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा चुनाव से पहले कई बार एक-एक कर लाल डायरी के पन्ने भी जारी किए थे और गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। राजेंद्र गुढ़ा का दावा था कि जब जुलाई 2020 में अशोक गहलोत सरकार संकट में थी और धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर रेड चल रही थी, तब गहलोत के ही निर्देश पर राजेंद्र गुढ़ा ने फिल्मी स्टाइल में राठौड़ के घर में घुसकर लाल डायरी सुरक्षित निकाली थी और उन्हें तो डायरी को जला डालने की हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, गुढ़ा लाल डायरी में कांग्रेस की ओर से विधायकों के खरीद फरोख्त का लेखा जोखा होने की बात भी कई बार कह चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि डायरी के अंदर का सच बाहर आ गया तो कई मंत्री नेता जेल जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी अपनी कई सभाओं में लाल डायरी का जिक्र किया था। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। फिलहाल राजेंद्र गुढ़ा ने जिस लाल डायरी को मुद्दा बनाकर अपने ही कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, वो विधानसभा चुनाव में अपनी सीट ही नहीं बचा सके। उदयपुर वाटी सीट से शिवसेना से चुनाव लड़े राजेंद्र गुढ़ा तीसरे नंबर पर रहे और अब लाल डायरी का चैप्टर बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।